देखो बहुत इजी चैप्टर है और 10 नंबर का एमसीक्यू छपा हुआ है और 4 पेज का चैप्टर है। मेरे हिसाब से तो एक क्लास में भी खत्म हो सकता है। अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें 10 मिनट तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं। हम सोच रहे इसको खत्म कर दें। कर देते। हाँ इसके तो सर नॉलेज भी होगा सर। हाँ वही मोटा मोटी आप लोग इसका नॉलेज भी होगा। इसमें एक्स्ट्रा बात जो होगा वो हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डालेगा। तो देखो लिखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है ये एक्ट। इसमें मेन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन कब है, तुम्हारा पार्टनरशिप कब माना जाएगा। पहला पॉइंट, तुम्हारे मेरे बीच में 2 पर्सन के बीच में कोई एग्रीमेंट या कोई एसोसिएशन होना चाहिए। किस चीज को लेके, बिजनेस को लेके। यहां हम स्टार मारे हैं, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्री टू शेयर प्रॉफिट, हम लोग एक दूसरे से प्रॉफिट बांटने का एग्रीमेंट किए हैं। तो प्रॉफिट बांटने के लिए एक बिजनेस कर रहे हैं 2 लोग म्यूचुअली एसोसिएट होके, इसी को पार्टनरशिप बोला गया। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया और वही इसका मेन पॉइंट बन गया अल्टीमेटली। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बिजनेस सब मिल के चला रहे हैं या फिर कोई एक आदमी सबके बिहाफ में चला रहा है। अब यहां एक बहुत बड़ा कैच है। देखो हम अगला ही हेडिंग क्या दिया, तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में 4 बुलेट है। 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन, आपस में एक एग्रीमेंट, वो ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकता है। एक बिजनेस करने के लिए, आपस में प्रॉफिट बांटने के लिए, और सब मिल के बिजनेस चलाएंगे या फिर कुछ लोग सबके बिहाफ में भी चला सकते हैं। तुम और हम सिर्फ पैसा लगाए, बाकी 2 लोग बिजनेस चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। चारों मिलके काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई एक जन 3 के बिहाफ में काम कर रहा है, 3 पैसा लगाए, 1 काम चला रहा है, ये भी हो सकता है। अब आता है असली क्वेश्चन जिसपे एमसीक्यू बनेगा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट कब माना जाए, मतलब कब माना जाए कि एक पार्टनरशिप है। तो देखो पहला बुलेट क्या लिखा, ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट एविडेंस। सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा कोई एविडेंस नहीं है पार्टनरशिप होने का। हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं। आप एक एजेंट रखे जिसको आप बोल रहे हो तुम जितना में बिकवा दोगे उसका 10% प्रॉफिट तुमको दे देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा तो कर रहे हो ना। अगर हम एक आइटम हम बोले 1 लाख में बिकवाओगे तो 10% प्रॉफिट तुमको दे देंगे। हम उसका कमीशन ऐसे ही फिक्स किए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा तो हो रहा है, बट क्या वो आपका पार्टनर लग रहा है क्या आपको इस पूरे लैंग्वेज में कहीं पे? नहीं सर, वो तो एजेंट है। एक स्टाफ रखे, याद है अकाउंट्स में कहते थे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो प्रॉफिट का 10%। क्या इस पूरे बातचीत में ये लग रहा है कि वो आपका पार्टनर है? नहीं, वो आपका स्टाफ लग रहा है आपको, एम्प्लॉई। तो यानी सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनरशिप नहीं है। तो क्या है वो सेकंड बुलेट में आंसर है, म्यूचुअल एजेंसी शुड बी चेक्ड। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है पार्टनरशिप को टेस्ट करने का, आपका और मेरा म्यूचुअल एजेंसी। आप कोई भी डिसीजन लोगे हमेशा ये ध्यान में रख के लोगे कि बाकी पार्टनर को उसका कैसा इंपैक्ट होगा। हम कोई भी डिसीजन लेगा तो ये सोच के लेगा कि बाकी लोगों को कैसा इंपैक्ट होगा। मतलब हम लोग एक दूसरे के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन सबका भला सोच के लोगे, हम भी कोई भी डिसीजन बाकी सबका भला सोच के लेंगे। अगर ऐसा रिलेशनशिप है आपका और मेरा तो हम लोग पार्टनर हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस में यही तो होता है, एक पार्टनर जब भी कोई डिसीजन लेता है वो बाकी पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के लेता है कि उन पे क्या इसका असर होगा। आप एम्प्लॉय के केस में सोच के डिसीजन नहीं लेते कि एम्प्लॉय पे क्या असर होगा। आप एजेंट के केस में सोच के डिसीजन नहीं लेते कि एजेंट पे क्या असर होगा। लेकिन आप अपने पार्टनर के केस में सोच के डिसीजन लेते हो कि उस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे बड़ा 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टनरशिप को टेस्ट करने का, एक बिजनेस होना चाहिए, 2 म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। क्लियर है ये बात? यस सर। बाकी लोग कोई डाउट है इसके ऊपर तो बोलो, वरना हम आगे बढ़ेगा। नहीं सर। चलो ठीक है। अब देखो अगला हेडिंग, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 2 तरीके का होता है, 2 तरीके से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन को फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एट विल एंड फिक्स पीरियड। पहले फिक्स पीरियड बोलते हैं। आप और हम जिस दिन पार्टनरशिप किए थे ना, ये बात करके ही किए थे कि ये पार्टनरशिप बिजनेस अगले 3 साल चलेगा या 4 साल चलेगा या 5 साल चलेगा या 2 साल चलेगा। मतलब हम लोग टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिए थे पार्टनरशिप का। तो ऑन ड्यूरेशन बेसिस एक टाइप हो गया फिक्स पीरियड पार्टनरशिप।
तो डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट एंड टाइम इज फिक्स्ड। और एक होता है एट विल। विल मतलब अपनी इच्छा पे, जब लगेगा हम लोग को तोड़ना है पार्टनरशिप हम लोग तोड़ देंगे, सोच के नहीं रखें कब खत्म करेंगे। तो एट द विश ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर के विश पे डिपेंड करता है वो कब तोड़ना चाहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस दो टाइप का पार्टनरशिप होता है, पर्टिकुलर और जनरल। पर्टिकुलर मतलब हम लोग सिर्फ एक सिंगल एडवेंचर के लिए एक साथ आए थे। मान लो हम लोग दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं और एक अपार्टमेंट बनाने का हमको ऑफर मिला 4-5 बिल्डिंग का। हम बोले हम अकेले तो बना नहीं पाएंगे, तो हम आपसे डील किए। हम बोले ये अपार्टमेंट बनाने के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो जिस दिन वो अपार्टमेंट बन के रेडी हमारा पार्टनरशिप भी खत्म। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर डील को पूरा करने के लिए हम लोग एक साथ आए, तो ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल मतलब कंटिन्यू करेंगे, एक बार पार्टनर बन गया तो वो चलता जाएगा, और भी कोई काम आएगा तो मिलके साथ ही में करेंगे। तो पार्टनरशिप का काइंड 4 टाइप का हो गया। एट विल मतलब पार्टनर्स की इच्छा पे, जब तक इच्छा है तब तक कंटिन्यू करेंगे, जिस दिन इच्छा खत्म उस दिन तोड़ देंगे। फिक्स पीरियड मतलब डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट एंड टाइम इज फिक्स्ड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब फॉर सिंगल एडवेंचर एंड जनरल पार्टनरशिप मतलब फॉर कंटिन्यूअस पर्पस। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लेकिन सबसे आसान, पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? जब दो पार्टनर के बीच में कोई बात रिटन एग्रीमेंट में हो, कई एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट में हो और कई एक बातों को फिक्स कर लिया जाए, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं। क्या क्या मेंशन कर रहे हैं तो देखो हम पूरा लिस्ट दिया है बुलेट में। नेम ऑफ द फर्म लिखिए, उसमें एड्रेस ऑफ द फर्म लिखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर लिखिए, कौन कब ज्वाइन किया मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखिए, नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं वो लिखिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप किस दिन पार्टनरशिप चालू हुआ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आपस में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एक पार्टनर को कैसे हटाया या ज्वाइन किया जा सकता है। ये सब बातें जहाँ पे मेंशन हो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब मेरा आपसे 3 क्वेश्चन है इस पूरे नोट के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अगर डीड नहीं है आपस में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1 यानी इक्वल। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपस में डीड नहीं है या डीड साइलेंट है, यानी डीड में वो बात मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। सैलरी कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर डीड में साइलेंट है या डीड ही नहीं है? नहीं मिलेगा। लेकिन पार्टनर अगर लोन दिया है बिजनेस को, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कितना परसेंटेज? 8%। 6 है। अच्छा 6% फिक्स है। तो अगर आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट है, डीड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब मिलेगा अगर डीड में मेंशन है। तो नहीं मेंशन है नहीं मिलेगा, और डीड ही नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। और लोन अगर कोई पार्टनर दिया है बिजनेस को, रेट मेंशन है डीड में तो वेरी गुड, डीड में कुछ मेंशन नहीं है या डीड ही नहीं है तो फिर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट Yes, पेज में sir. जा रहे हैं। अब एक अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। अभी तक पढ़े पार्टनरशिप कितने टाइप का होता है, अब पढ़ेंगे पार्टनर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बोला गया एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर, या जिसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं, OSTENSIBLE। एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर मतलब जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, जो डे टू डे काम में भी हिस्सा लेगा, डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेगा, वो बहुत एक्टिव है। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, मतलब सिर्फ कैपिटल लगाया है, काम में हिस्सा नहीं लेगा। तीसरा होता है नॉमिनल पार्टनर, जो अपना खाली नाम यूज करने के लिए दे रहे हैं लेकिन उसका कोई मेन इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, ना तो वो पैसा लगा रहा है ना काम में हिस्सा ले रहा है, सिर्फ अपना नाम यूज करने दे रहा है आपको। और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा भी होता है। अगर आपके मेरे बीच में डीड हो गया है जिसमें बोल दिए कि हम आपका पार्टनर तो बनेंगे लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, लॉस में कुछ नहीं देंगे, और आप लोग भी रेडी हो हमको लेने के लिए, क्योंकि आपको लगता है मेरा नाम बहुत है या मेरे पास पहचान बहुत है या मेरा काम में बहुत अच्छा स्किल है, जिसके कारण आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही होने वाला है, तो आप हमको प्रॉफिट में हिस्सेदारी में रखिए, बोले ठीक है लॉस मत देना, लॉस हम लोग दे लेंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट 2,
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय स्टॉपेल। ये दो नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर बाय होल्डिंग मतलब क्या होता है? मैन होल्ड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर दो ही इज अ नॉट पार्टनर। हम खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं, मान लो दिव्यम, अनन्या और जेनी का एक पार्टनरशिप फर्म है और हम खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं कि हम भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। हम खड़ा हो गए, सॉरी उल्टा बोलना चाह रहे हैं, फर्म बोल रहा है, सॉरी फर्म बोल रहा है कि आप लोग बोल रहे हो कि नीरज पार्टनर है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में आप लोग बोल रहे हो कि नीरज पार्टनर है, बट हम एक्चुअली में पार्टनर नहीं है और हम वहां था, हम फिर भी चुप रहा। हम वहां पे था, हम फिर भी चुप रहा। आप लोग बोल रहे हो नीरज पार्टनर है। अब कल को किसी आउटसाइडर को लॉस हो गया, क्या वो मेरा गला पकड़ सकता है? हाँ, क्यों पकड़ सकता है? हम तो पार्टनर नहीं है। बट आप वहाँ पे रोके भी तो नहीं। वेरी गुड। अगर इसी को बोलते हैं होल्डिंग आउट, आप लोग हमको पार्टनर होल्ड कर रहे थे लेकिन हम आप लोगों को रोका नहीं। अब कल को किसी थर्ड पर्सन को लॉस होता है, वो मेरे से भी अपना कर्जा वसूल कर सकता है। हम ये नहीं बोल सकते हम तो पार्टनर नहीं है, बोलेगा तो वहां क्यों चुप रहे तुम। अब पार्टनर बाय स्टॉपेल उल्टा होता है, फर्म डज नॉट स्टॉप। अब हम चिल्ला रहा था कि हम पार्टनर है, हम पार्टनर है, आप लोग चुप रहे। अब अगर कुछ केस हुआ, आप लोग बोलोगे तुम तो नीरज से डील, अब एक आदमी आया मेरे से डील कर लिया, हम पैसा मार के भाग गए। अब बोलोगे आगे आपका गला पकड़ा कि तुम्हारा पार्टनर था, तुम पैसा दो। तुम बोले तुम्हारा पार्टनर था ही नहीं, तो बोले जब वो चिल्ला रहा था कि वो पार्टनर है तो आप लोग रोके क्यों नहीं? तो दो केस है। पहला केस में फर्म बोल रहा है कि नीरज पार्टनर है, नीरज चुप रहा, नीरज को जिम्मेदारी झेलना पड़ेगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और पार्टनर बाय स्टॉपेल में फर्म चुप रहा, नीरज खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि हम पार्टनर है, तो फर्म भी लायबल हो जाएगा उसके लिए अगर कल को कोई नुकसान होता है किसी पार्टी को। तो ये क्लियर है दोनों? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों में स्टार मारा हुआ है मेरा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय स्टॉपेल। सर एक बार और बता दीजिए। अनन्या, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब वो आदमी खुद को पार्टनर होल्ड, फर्म जो है ना, फर्म वो बार बार बोल रहा है नीरज को कि नीरज पार्टनर है और नीरज वहां पे चुपचाप बैठे हैं। फर्म चिल्ला रहे हैं कि नीरज पार्टनर है और नीरज वहां पे चुपचाप बैठे हैं। अब कल को अनन्या कोई थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है कुछ, वो तो नीरज का भी गला पकड़ेगा आगे, हाँ या ना? हाँ या ना अनन्या? हाँ सर। मेरा भी गला पकड़ेगा ना वो आगे। हाँ। हम बोलेंगे हम तो पार्टनर ही नहीं है, हमारा गला क्यों पकड़ रहे हो? तो बोलेगा जब फर्म बोल रहा था कि नीरज पार्टनर है तो तुम नीरज चुप क्यों रहा? नीरज को वहां बोल देना चाहिए हम तो पार्टनर नहीं है। वो तो ये भरोसे में रहा कि नीरज भी पार्टनर है, चलो डील कर लेते हैं। यानी पार्टनर चुप, एक आदमी चुप रहा, फर्म बोल रहा था कि वो हमारा पार्टनर है, इसको बोलते हैं पार्टनर। हम आपका पार्टनर बन गया इनडायरेक्टली, नहीं होते हुए भी हम आपका पार्टनर बन गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हम अपने आप को होल्ड आउट नहीं किया, हम अपने आप को हटाया नहीं वहां से। और एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे नीरज चिल्ला रहा है कि हम पार्टनर है, हम पार्टनर है, हम पार्टनर है। फर्म को पता था ये बात कि नीरज बोल रहा है कि नीरज पार्टनर है, और हालांकि नीरज है नहीं पार्टनर एक्चुअली में, लेकिन फर्म उसको रोका नहीं वहां पे। अब कल को कोई नुकसान होता है नीरज के कारण तो फर्म भी लाइबल हो जाएगा, हम पार्टनर नहीं भी होते हुए भी आपका पार्टनर बन जाएगा। अब क्लियर है? यस सर। तो होल्डिंग आउट में फर्म चिल्ला रहा है और पार्टनर बाय स्टॉपेल में नीरज चिल्ला रहा है, ऐसे सोच लो। स्टॉपेल में आदमी चिल्ला रहा है, होल्डिंग आउट में फर्म चिल्ला रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। अब अगला दो आंसर बहुत सिंपल है। ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का क्या क्या ड्यूटी है? वो सबके एडवांटेज के लिए काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनिफाई द फॉर लॉस ड्यूटीज फ्रॉड, अगर मेरे फ्रॉड के कारण कोई फर्म को नुकसान होता है हमको फर्म को पैसा देना पड़ेगा। जनरली कोई नुकसान होता है पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं हो रहा है फर्म के लिए, लेकिन अगर फ्रॉड के कारण नुकसान करता है हम फर्म का कोई, तो हमको फर्म को पैसा देना पड़ेगा। नॉट टू कैरी सेम बिजनेस वाइल बीइंग इन पार्टनरशिप, हम आपके साथ जब पार्टनरशिप में है हम सेम बिजनेस कहीं और पे रन नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल आप लोग हमको परमिशन दियो तो अलग बात है, वरना हम कोई और बिजनेस सेम पार्टनरशिप में रहते हुए सेम बिजनेस बाहर नहीं कर सकता।
एंड लाइबल फॉर ऑल एक्ट डन बाय द फर्म। हम कल को ये नहीं बोल सकते एक डिसीजन जेनी ली और गलत साबित हो गया, हम ये नहीं बोल सकते जाओ जेनी का गला पकड़ो, हमको क्या करना। हम ये नहीं बोल सकते, अनन्या ये भी नहीं बोल सकते, दिव्यम भी नहीं बोल सकता। हम लोग तीनों को वो बात के लिए लाइबल होना पड़ेगा जो भी काम फर्म की है। तो ये मेरा ड्यूटी है, हम सबके भलाई के लिए काम करेंगे। मेरे फ्रॉड के कारण बिजनेस को नुकसान हुआ, हमको पैसा देना पड़ेगा। अगर हम सेम बिजनेस कहीं पे कंटिन्यू नहीं कर सकते और अगर फर्म का कोई लायबिलिटी है तो वो मेरा भी लायबिलिटी है, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अब आ जाते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के रूप में मेरा हक क्या क्या है? टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आप लोग हमको कल ये नहीं बोल सकते नीरज सर आप ऑफिस में आइए, हम पार्टनर है, हमको हक है बिजनेस में डे टू डे पार्ट लेने का। राइट टू बी कंसल्टेड, आप लोग कोई भी डिसीजन लो, हम लोग कोई भी डिसीजन ले एक दूसरे से पूछ के लेंगे। हर पार्टनर को हक है कि उसको कंसल्ट किया जाए। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे को हक है हम आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। एंड राइट टू रेमुनरेशन, मेरे को हक है अगर सैलरी का कोई बात हुआ है और हम एक्स्ट्रा काम किए तो हमको उसका पैसा मिले। हाँ, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए तभी हक है, नहीं तो नहीं, यानी प्रॉफिट पे हक है मेरा। तो राइट ऑफ अ पार्टनर 4 है। डे टू डे काम में हिस्सा लेने का हक है मेरा, मेरे से पूछा जाए बुक्स ऑफ अकाउंट को हम एक्सेस कर सकता है और मेरे को रेमुनरेशन में या प्रॉफिट में हिस्सा मिले। ठीक है, अब है कुछ Yes, sir. एक पॉइंट लिखा है म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप में हर पार्टनर का म्यूचुअल राइट्स है और म्यूचुअल लायबिलिटी है। क्या है? राइट टू इंडेमनीफाई एंड राइट टू गेट इंडेमनीफाइड। मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं जेनी आप लोगों से, हम लोग चारों एक पार्टनरशिप है, चारों के बीच में एक पार्टनरशिप है हम लोगों का। हम पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई एक खर्चा कर दिया। मान लो फर्म का ऑफिस क्लोज था और एक स्टाफ आया, बोला सर मेरा सैलरी अर्जेंट है, आज सैलरी नहीं देंगे तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो प्लीज मेरे को सैलरी दे दीजिए। मतलब अभी तो आज अकाउंट डिपार्टमेंट बंद है ऑफिस का। तो हम बोला ठीक है काम करो, हम अपनी पॉकेट से दे देते हैं तुमको। हम मान लो उसका सैलरी दे दिया, क्या ये पैसा हम बिजनेस से लेने का हक रखते हैं? यस सर। बिल्कुल। वैसे ही उल्टा पकड़ो, मेरा कोई एक्सपेंडिचर था, हम कोई पार्सल मंगवाए थे बाहर से, ठीक है, वो पार्सल आया ऑफिस के एड्रेस पे और हम ऑफिस में था नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म का पैसा से एक बार वो पेमेंट हो गया ताकि सामान रिटर्न नहीं हो। क्या बिजनेस को हक है मेरे से पैसा मांगने का? यस सर। बिल्कुल है, ड्राइंग है ना एक टाइप का। फर्म पार्टनर के लिए कुछ भी पेमेंट किया तो ड्राइंग है एक टाइप का, तो हमको वापस तो देना ही पड़ेगा। तो यहां पर राइट टू इंडेमनीफाई, मतलब इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? खर्चा या नुकसान का भरपाई करवाना। इंडेमनीफाई वर्ड का मतलब होता है कोई खर्चा या नुकसान का भरपाई करवाना। तो मेरा राइट टू इंडेमनीफाई है एंड राइट टू गेट इंडेमनीफाइड है। फर्म को कोई खर्चा हुआ है मेरे कारण, तो मेरा जिम्मेदारी है कि हम फर्म को पैसा दें, और मेरे ऊपर हम कोई खर्चा किए हैं फर्म के लिए तो फर्म का जिम्मेदारी है कि वो हमको चुकाए। ठीक है, यस सर। अगला वाला पॉइंट बहुत मस्त है और एक्चुअली में ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है। पार्टनरशिप का जो प्रॉपर्टी है, मतलब एसेट्स है, लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई मशीन, कोई फर्नीचर, उस पे किसका हक है? क्यों से एक बार रिपीट कीजिएगा। पार्टनरशिप फर्म का एक मशीन है या एक लैंड है या एक बिल्डिंग है, उस पे किसका हक है? फर्म को। वेरी गुड, अच्छा हुआ ये नहीं बोले पार्टनर्स का। देखो फर्म का ही एक्चुअली में पहला हक है। अगर फर्म के पैसे से कोई सामान खरीदा गया है तो वो फर्म का ही उस पर एक्सक्लूसिव राइट है, वो बिजनेस के काम के लिए यूज होना चाहिए। हाँ, जिस दिन फर्म बंद होगा तब वो प्रोपोर्शनेटली सब में बटेगा या उसको बेचा जाएगा और पैसा प्रोपोर्शनेटली सब में बांटा जाएगा। लेकिन जनरली पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी पे पार्टनरशिप फर्म का एक्सक्लूसिव राइट्स है। जब हम क्या लिखे, फर्म प्रॉपर्टी शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, फर्म्स प्रॉपर्टी शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, but all the partners have common interest on property and on dissolution or retirement they will get their share। फर्म बंद होगा या पार्टनर रिटायर होगा तो उसको उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब तक बिजनेस में वो एसेट है तब तक उस पर बिजनेस का ही एक्सक्लूसिव राइट है, उसको सिर्फ बिजनेस के काम के लिए यूज करना चाहिए, पर्सनल काम के लिए नहीं। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा। मान लो हम लोगों का कपड़ा का बिजनेस है, पार्टनरशिप में हम बाहर कपड़ा का ही बिजनेस से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिए, पर्सनल प्रॉफिट, तो मेरा क्या जिम्मेदारी बनता है? बाकी सब में बांटे।
बाकी सब में बांटना ठीक है, एक तरीके से करेक्ट है, लेकिन असल में आंसर ये लिखोगे कि अगर कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लेता है बिजनेस के ही नाम पे बाहर, वो पैसा हम बिजनेस में डिपॉजिट करेंगे। अल्टीमेटली बात एक ही है, वो सब में ही बट गया, बट हमको डिपॉजिट बिजनेस में करना पड़ेगा। हम आपके साथ पार्टनरशिप में कपड़ा का बिजनेस में, और सेम बिजनेस से हम बाहर कोई प्रॉफिट पर्सनली कमा लिया, तो मेरा पहला ड्यूटी बनता है वो पैसा बिजनेस में डिपॉजिट करें। तो देखो हम यहाँ पे लिख दिया, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर इफ अर्न्स एनी प्रॉफिट शेल बी डिपॉजिटेड टू फर्म। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पर भी पार्टनर का कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी है एज ए एजेंट, मतलब मेरा क्या क्या, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन का हेडिंग गलत लिख दिए, मेरे को लिखना था कि एज ए पार्टनर हम क्या क्या नहीं कर सकता। हेडिंग ये होगा, सॉरी, इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब यहाँ पे पार्टनर क्या क्या नहीं कर सकता। तो देखो, सबमिट ए डिस्प्यूट, हम अकेला कहीं पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, हमको फर्म के नाम से क्लेम करना पड़ेगा, सब पार्टनर का मिल के क्लेम करना पड़ेगा। हम अकेला बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता बिजनेस के नाम से। कोई बाहर का आदमी जो फर्म से कुछ क्लेम कर रहा था, हम उसको, या फर्म किसी से क्लेम कर रहा था, हम उसको अकेला सेटल नहीं कर सकता। मान लो कोई बाहर का आदमी फर्म से पैसा पाता था, हम बोला जाओ मत दो, अब हम अकेला ये बात नहीं बोल सकता जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं हो। वैसे मान लो बाहर का कोई आदमी बिजनेस से बोल रहा है कि मेरा बिजनेस पे क्लेम है, बाकी पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं, हम अकेला बोल रहे हैं ठीक हम लोग क्लेम मान लेते हैं तुम्हारा, हम लोग सब मिलके देंगे पैसा, हम ये नहीं कर सकता। तो देखो हम क्या क्या लिखा, यहाँ पे कैन नॉट लिखना था, ऊपर में मेरा मिस आउट हुआ है। कैन नॉट सबमिट ए डिस्प्यूट, हम कोई डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर सकता खुद से। कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट, कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम ऑफ फर्म ऑन अदर, फर्म किसी पे क्लेम ठोक के रखा है, हम बोले जाओ माफ किया नहीं देना, ऐसा हम नहीं कर सकता। विड्रू ए सूट, फर्म किसी के नाम पे केस कर रखा है, हम बोले जाओ तुम्हारे अगेंस्ट पे केस वापस ले लिए, हम नहीं कर सकता अकेला ये काम। एडमिट अ लाइबिलिटी, कोई बाहर वाला फर्म पे लाइबिलिटी क्लेम कर रहा है, हम उसको एडमिट कर लिए, हम बोले ठीक है तुम्हारा पैसा बनता है, यह हम अकेला नहीं कर सकता। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्म के नाम से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हम अकेला नहीं खरीद सकता, तीनों पार्टनर का सिग्नेचर चाहिए। एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकते हैं? एबीसी एंड एसोसिएट्स क्या एमएनपी एसोसिएट का पार्टनर बन सकते हैं? कैन टू पार्टनरशिप फर्म बिकम पार्टनर्स? बोलो यस और नो। नो सर। नो सर, नहीं बन सकता। जेनी, दो का आंसर नो है। नहीं बन सकता है, बट सर जो कौन, खैर पता नहीं, बन सकता है। दो कंपनी एक साथ मिलकर नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। इट्स लीगली अलाउड इन इंडिया। बट यहां लिखा गया हम अकेला एक दूसरा पार्टनरशिप फर्म को बोल के आ गया ठीक है मेरा फर्म आज से तुम्हारा पार्टनर बन जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर एबीसी एसोसिएट्स को एमएनपी एसोसिएट का पार्टनर बनना है तो एबीसी के तीनों पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा, एमएनपी के तीनों पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा। अगर सब पार्टनर रेडी है, 100% कंसेंट है, तो फिर एक फर्म दूसरे फर्म का पार्टनर बन सकता है। इट्स लीगली अलाउड इन इंडिया। क्लियर है ये? यस सर। लास्ट लेवल, एन एक्ट डन बाय ए पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन फर्म एंड पार्टनर। हम बाहर जाके एक डील करके आ गए, क्या ये बिजनेस बोल सकता है क्या नीरज डील करके आ गया, हम लोग क्या करें, हम लोग नहीं मानते इस डील को। नीरज जाके, आप लोगों का पार्टनरशिप फर्म में नीरज एक पार्टनर है, नीरज जाकर ये डील करके आ गया, मान लो कोई परचेज सेल का एग्रीमेंट करके आ गया, क्या नीरज फर्म के बिहाफ में जाके डील करके आ गया, अब बाकी पार्टनर लोग को पता नहीं था, अब बाकी पार्टनर बोले हम लोग नहीं मानेंगे, नीरज करके आ गया, तो थर्ड पार्टी बेचारा फंस गया, क्या ये हो सकता है? थर्ड पार्टी की तो गलती नहीं थी ना। एग्जैक्टली यही रीजन था, आप रीजन दे दिया, आप आंसर दे दो। तो नहीं मेरा किया हुआ कोई भी काम से फर्म को बाइंड होना पड़ेगा। बाहर वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप लोग का आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग था। मेरा किया, हाँ ठीक है, फर्म एक बार उसका लॉस भुगतेगा, फिर फर्म मेरे से क्लेम करेगा, वो अलग बात हो गया।
आप लोग मेरे से लड़के लोगे पैसा, वो अलग बात हो गया। बट सिंपल सिचुएशन, फर्म का कोई भी आदमी फर्म के बिहाफ में कोई एग्रीमेंट करके आ गया, वो एग्रीमेंट फर्म और बाकी पार्टनर पे बाइंडिंग है। वो लोग ये नहीं बोल सकते कि वो डील करके आया, हम लोग क्या करें, हम तो नहीं माल बेचेंगे। हाँ, बैंक अकाउंट खोलने का काम वो अकेला नहीं करके आ सकता था, डिस्प्यूट क्लेम सेटलमेंट वो नहीं कर सकता था, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लेकिन बाकी चीजों में नॉर्मल एग्रीमेंट में एक पार्टनर का किया हुआ काम पूरे फर्म और बाकी पार्टनर्स को बाइंड करता है। इज इट क्लियर? दिव्यम, अनन्या, जेनी, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। माइनर का क्या होगा पार्टनरशिप में? स्ट्रेट लैंग्वेज, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पहला लैंग्वेज तो ये दिमाग में कर लो, जनरल कंसेप्ट यही है, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। बट माइनर क्या बन सकता है? बेनिफिशियरी बन सकता है। मतलब आप माइनर को अगर प्रॉफिट में हिस्सा, तो उसको पार्टनर मत कहलाना, बोलना ये हमारा बेनिफिशियरी है, इसको प्रॉफिट में, लॉस में कुछ नहीं देगा वो। तो देखो पहला दो बुलेट, कैन नॉट बी लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी, ओनली कैन बी अ बेनिफिशियरी, हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट। थर्ड बुलेट में लिखा नो पर्सनल लाइबिलिटी, उसका पर्सनली कभी कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। अब एक बहुत मजेदार पॉइंट है, एक आदमी माइनर है, वो आपका पार्टनर तो नहीं बना, बेनिफिशियरी बन गया, कुछ सालों के बाद कभी तो जिंदगी में मेजर बनेगा, जिंदगी भर बच्चा रहेगा, कभी तो मेजर बनेगा। हाँ, अब वो मेजर बन गया, अब उसके बाद क्या होगा? मान लो वो 16 साल का था तब वो बेनिफिशियरी बना, 2 साल बीत गए, आज वो 18 का हो गया, हैप्पी बर्थडे बोलो और अब बताओ कि इसका क्या होगा। सर मेरे अकॉर्डिंग कोई नया चाहिए। नहीं, जेनी इसमें सिंपल रूल लिखा हुआ है, देखो अगला बुलेट में, पहले बोल देते हैं फिर पढ़ देते हैं। आपको 6 महीने के अंदर बताना, मान लो जेनी वो पार्टनर आप ही हो, ठीक है, आपको 6 महीने के अंदर जेनी ये बोलना पड़ेगा कि आप पार्टनरशिप में रहना चाहते हो कि नहीं, या तो ना बोल के हट जाओ। 6 महीने का टाइम बनेगा मेजर बनने के बाद, 6 महीने का टाइम मिलेगा मेजर बनने के बाद, मेजोरिटी में आने के बाद, मतलब 18 ईयर्स प्लस होने के बाद। तो आपको 6 महीने का टाइम दिया, या तो ना बोल दो या हाँ बोल दो। हाँ बोल देते हो वेरी गुड, ना बोल देते हो वेरी गुड, कुछ नहीं बोलते हो हम मान लेंगे आप पार्टनर बन गए। अब आप पार्टनर बन गए, अब कोई भी लायबिलिटी होगा आप भी उसके लिए जिम्मेदार हो जाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी विद इन 6 मंथ एक्नॉलेज बाय पब्लिक नोटिस। अच्छा, इसके लिए आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस कैसे देते हैं सर? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर मतलब उस स्टेट का जो भाषा का एक न्यूज़पेपर है, बंगाल है तो बंगाली में, गुजरात है तो गुजराती में। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं, आज से हम यहाँ का पार्टनर नहीं है, ताकि और कोई लायबिलिटी घटे तो उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। बट अगर तुम चुप रह गए, इफ नॉट देन ट्रीटेड एज पार्टनर। आप अपना एक्सेप्टेंस दो या रिजेक्शन दो, दोनों में से कुछ नहीं दिया, हम आपको पार्टनर मान लेंगे। 6 महीने का आपको टाइम दिया डिसीजन लेने का, 6 महीना बहुत होता है, ठीक है। यस सर। और क्या क्या हक है हमको एज अ माइनर? ये बर्डन प्रूफ करने का पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है कि हम माइनर है कि नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। बार बार बोलते हैं माइनर को कुछ भी साबित नहीं करना होता है, तो फर्म को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम माइनर है कि नहीं है। अच्छा, राइट टू एक्सेस बुक्स, हाँ, एज अ माइनर हम सिर्फ प्रॉफिट में हाथ रखेंगे, मेरा कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगा, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं। हो सकता है ना आप लोग हमको बेनिफिशियरी में हिस्सेदार बनाए लेकिन बेनिफिट दे ही नहीं रहे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का हक है मेरे पास। तो राइट टू एक्सेस बुक्स। कैन स्यू फॉर प्रॉफिट शेयर, अगर हमको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहा हम उसके लिए केस कर सकते हैं। शेयर रिमेन सेम एज बिफोर मेजोरिटी, ये एक अच्छा पॉइंट है। हम मेजर बन गया, अगर 18 प्लस का हो गया, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? वही रहेगा जो माइनर के टाइम में था, अनलेस एंड अनटिल कोई नया एग्रीमेंट नहीं बना तो। एंड लायबिलिटी फॉर ऑल एक्ट आफ्टर मेजोरिटी, मेजोरिटी में आने के बाद जो भी घटना घटेगा उसके लिए भी हम भी पर्सनल लायबल हो जाएगा। तो ये मेरा माइनर का कुछ टर्म्स था। अगला वाला हेडिंग बड़ा सिंपल है,
राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, एक पार्टनर जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसका क्या क्या राइट है। मे कैरी सेम बिजनेस नॉट इफ एन एग्रीमेंट मेड, छोड़ने के बाद क्या हम वही बिजनेस कर सकते हैं क्या? हम आपके साथ पार्टनरशिप में कपड़े का बिजनेस में था, रेडीमेड शर्ट्स, अब हम छोड़ दिया आपके साथ पार्टनरशिप, अब क्या हम रेडीमेड शर्ट का बिजनेस कर सकते हैं क्या नॉर्मली? हाँ बिल्कुल, रहते हुए नहीं कर सकता, छोड़ने के बाद कर सकता है। कर सकता है। क्यों दिव्यम? यस सर। कर सकता है हाँ, अनलेस एंड अनटिल हमारा ये एग्रीमेंट ही हो गया था कि जिस दिन पार्टनरशिप छोड़ोगे 1 साल तक नहीं कर सकते, या इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको तो लोग पहचानते हैं इस एरिया में हमारे बिजनेस के थ्रू, तो तुम इस एरिया में करोगे तो तुम हमारे क्लाइंट तोड़ लोगे, या 1 साल तक नहीं कर सकते। उसके बाद अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा है वैसा तो फिर एग्रीमेंट फॉलो करो, अगर वैसा कुछ नहीं लिखा है तो हम सेम बिजनेस कैरी कर सकते हैं। कैन नॉट यूज नेम ऑफ द फर्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, हम तुम लोगों से अलग हो गए हैं, आउटगोइंग हो चुके हैं, निकल चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब हम फर्म का नेम यूज करके कोई काम नहीं कर सकते। कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, हम कहीं पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि हम पार्टनर हैं। कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द फर्म, हम फर्म का कस्टमर नहीं तोड़ सकते। राइट ऑन प्रॉफिट व्हेन ही वाज अ पार्टनर, हाँ हम फर्म छोड़ दिए लेकिन हम जब तक थे तब तक के प्रॉफिट पे मेरा हक है कि नहीं? यस सर। है सर। अब हम निकल गए हैं और हमको अब वो पैसा नहीं दिए, तो जब तक दोगे नहीं तब तक लेने का हक है मेरे पास। यस सर। बिल्कुल। ऑल्सो लाइबल फॉर द एक्ट व्हेन ही वाज अ पार्टनर, सिमिलरली हम जब पार्टनर था, आज हम छोड़ दिया आपका पार्टनरशिप, अब अचानक 1 महीना बाद कोई ऐसा घटना पकड़ में आया जो हम पार्टनर से तब का था, क्या उस टाइम के घटना के लिए अब हम लाइबल हैं? यस सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही बात है, हम एकदम लाइबल होंगे, क्योंकि वो घटना तब घटा था जब हम पार्टनर था, तो हम भी जिम्मेदार हैं उस घटना के लिए। लास्ट पेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी नहीं है, क्लियर अपने माइंड में रखना, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपको 4 नुकसान है। आप एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, सुनो कैसे कैसे, आप एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, आप आउटसाइडर पे भी केस नहीं कर सकते, आप बिजनेस पे भी केस नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाला आप पे केस कर सकते हैं। अच्छा, आप बाहर वाले पे केस कर सकते हो लेकिन सिर्फ 100 रुपए के क्लेम तक का, ये मजाक था, मजाक नहीं था, एक्चुअली में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली रूल ये मजाक बन गया, कोई 100 रुपए का केस किसी पे वैसे भी करके क्या कर लेगा। तो देखो हम क्या लिखा, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, इफ नॉट रजिस्टर्ड देन पार्टनर कैन नॉट sue outsider, partner cannot sue each other, partner cannot sue the firm, but outsider can sue the partners या firm। बाहर वाला केस कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आपको अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो रजिस्ट्रार बोल के एक डिपार्टमेंट है, वहां जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फॉलोइंग राइट्स आर देयर विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपको कुछ हक है। थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म, बाहर वाला आप पे केस कर सकता है। डिसोल्यूशन कैन बी अफेक्टेड, आप फर्म को बंद करवाना चाहते हो, आप कोर्ट में अप्लाई करके डिसोल्यूशन करवा सकते हो। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कोर्ट कैन ब्रिंग एक्शन। आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो या आपका फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट आप पे एक्शन ले सकते हैं। और लास्ट बात जो वो मजाक बोले थे, राइट टू क्लेम सेट ऑफ बिलो ₹100, 100 रुपये से कम का आप क्लेम सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एक तरीके का जोकी लिख दिया है जिसका कोई मतलब नहीं बचा। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, लास्ट टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। डिसोल्यूशन, एक फर्म और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन दो अलग बात है। आप लोग बोलोगे इस बात पे एग्री करो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, क्या दोनों सेम बात लग रहा है कि दो अलग बात लग रहा है? सोचो सोचो, डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दो अलग बात है कि सेम बात है? कम ऑन, कोई तो आंसर दो, हाँ या ना। सर अलग बात है, अलग बात है। एक में सर पूरा खाली पार्टनर का डिसोल्यूशन होता है और एक में पूरा फर्म डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, भी बन, हाँ क्या बोल रहे हैं? वही बात, वही जो वो बोल, हाँ एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मतलब फर्म ही बंद हो गया, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सिर्फ हमारा पार्टनरशिप टूटा है, 1-2 पार्टनर बाहर हुए,
जैसे रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो देखो मैं यहाँ डिफरेंस बिटवीन लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में लिखा है फुल बिजनेस गेट क्लोज्ड, और पार्टनरशिप में लिखा है ओनली वन और मोर पार्टनर इज गोइंग आउट। रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बनाते हैं, याद है जब डिसोल्यूशन का सम करते थे तो क्या बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट, और जब पार्टनरशिप फर्म में कोई एडमिशन और रिटायरमेंट हो तो क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में कोर्ट या लॉ इन्वॉल्व होता है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो कोर्ट का बीच में रोल आता है, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। अरे एडमिशन रिटायरमेंट में कोर्ट क्या करेगा, ठीक। लास्ट दो क्वेश्चन, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करवाने का दो तरीका होता है, एक वॉलंटरी, मतलब पार्टनर या फर्म चाहता है क्या बंद करे अब और ये काम नहीं करेंगे, तो अपना एग्रीमेंट बनाए थे, मान लो कि 3 साल बाद पार्टनरशिप खत्म, तो हो गया खत्म। या कोई एक पार्टनर चाह रहा है बाई विल क्या बंद करो इस बिजनेस को, नहीं करेंगे, तो वो नोटिस दिया और बंद कर दिया। या फिर कंपल्सरीली हम लोग आपस में सबका डील हो गया कि नहीं करेंगे ये बिजनेस, या ऐसा कोई अनफोर्सिन घटना घट गया जैसे कंटिजेंसी, मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं कुछ 2-3 साल से, तो क्या होगा, धीरे धीरे बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। ये हो गया वॉलंटरी, मतलब अपने आप। और बाय कोर्ट हम लोग इनकैपेबल हो गए, भाई अनसाउंड माइंड हो गए या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो गए, तब कोर्ट हम लोगों को बंद करेगा। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आपस में जो हमारा एग्रीमेंट था उसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट पे ब्रीच हो गया, टूट गया कोई बहुत बड़ा बात, कोर्ट बोलेगा बंद करो। हम लोग इलीगलिटी में फंस गए, हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो इलीगल बिजनेस है, जो हम एग्जांपल भी दिया था, सिंगापुर में एक टाइम में ड्रग्स लीगल था, फिर जब इलीगल हो गया ड्रग्स बेचना तो वो उस टाइप का बिजनेस पे भी बैन लग गया, तो कोर्ट बोला बंद करो। मिसकंडक्ट, हम लोगों के बिजनेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड का केस आ गया, हम लोग कोई फ्रॉड किया बहुत बड़ा, तो भी हम लोगों का कोर्ट ऑर्डर करेगा हम लोगों को बंद करो। तो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, और बाय कोर्ट मतलब लॉ या कोर्ट आके बोलेगा बंद करो। आखिरी क्वेश्चन, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। एक बार अगर फर्म डिसॉल्व हो गया तो क्या क्या इफेक्ट होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा हम लोगों का डिसोल्यूशन के बाद भी। अगर सारा एसेट लायबिलिटी बेच के भी पैसा ना चुकाया गया तो हम लोग को अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। नंबर 2, राइट टू डू द सेम बिजनेस, हम लोगों को बाहर जाके वही बिजनेस करने का हक है, अकेले अकेले या किसी और के साथ मिलकर। टिल वाइंडिंग अप ऑल पार्टनर हैव अथॉरिटी, जब कोर्ट की तरफ से वाइंडिंग अप होता है तो लिक्विडेटर आता है, वो सारा कोर्ट की तरफ से एक आदमी आता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं, वो सारा एसेट लायबिलिटी बिकवा के सारा लायबिलिटीज को चुका के जो पैसा बचता है आपको दे देता है। तो जब तक ये मान लो आज वाइंडिंग अप का डिसीजन पास हो गया और ये वाइंडिंग अप का पूरा काम खत्म होने में 6 महीने लगा, तो 6 महीने तक हम लोगों का एज अ पार्टनर राइट रहेगा बिजनेस में। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट, फर्म का जो भी डेप्ट है हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते हो तो बिजनेस का उधार तो हम क्या करें, बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हम लोगों को चुकाना पड़ेगा। नोटिस टू रजिस्ट्रार, हम लोगों को फर्म जैसे चालू करना था तो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करना पड़ा, फर्म बंद भी करना है तो रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। एंड इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, फर्म को बंद कर रहे हैं इस बात का एक न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि हम लोग आज से बिजनेस बंद कर। ये था पार्टनरशिप।